वेलकम दोस्तों। आइए आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। प्राचीन इतिहास में सिंधु घाटी सभ्यता, आज हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता IBC जिसे कहते हैं, इसके बारे में अच्छे से जानेंगे। लोग इसे ध्यान से देखिए, 30 से 45 मिनट चलेगा। IBC सिंधु घाटी सभ्यता। आइए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बात करते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के 4 प्राचीनतम सभ्यताओं में से एक है। ये जो है ना सिंधु घाटी सभ्यता, विश्व में 4 गो प्राचीनतम सभ्यता है, उनमें से ये एक है सिंधु घाटी सभ्यता। उसके बाद है खोज का कर्म। तो खोज का कर्म हम लोग जानेंगे। खोज का कर्म में सबसे पहले कि चार्ल्स मेसन 1826 पाक भ्रमण के दौरान, चार्ल्स मेसन ने 1826 में जब पाकिस्तान का भ्रमण किया था, उसके दौरान एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नी। चार्ल्स मेसन ने 1826 में पाकिस्तान भ्रमण के दौरान एक पुस्तक लिखा जिसका नाम नैरेटिव ऑफ जर्नी था, खोज में। उसके बाद दूसरा है 1856 में वॉटन बधू कराची से लेके लाहौर तक रेलवे लाइन बना रहा था। वॉटन बधू 1856 में वॉटन बधू कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बना रहा था। आप लोग इतना समझ गए कि 1826 में पाकिस्तान भ्रमण के दौरान चार्ल्स मेसन ने एक पुस्तक लिखा जिसका नाम था नैरेटिव ऑफ जर्नी, सिंधु घाटी सभ्यता में। उसके बाद 1856 में वॉटन बधू कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बना रहा था। तीसरा है कि अलेक्जेंडर कनिनम 1853 से 1856 तक बहुत बार हड़प्पा का भ्रमण किया। अलेक्जेंडर कनिनम ने 1853 से लेकर 1856 तक बहुत बार हड़प्पा का भ्रमण किया। चौथा है कि 1921 भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन किया था। 1921 में भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन किया गया था। अध्यक्ष जॉन मार्शल थे और खुदाई का काम चालू था। यानी जब भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन किया गया था, उस समय का अध्यक्ष जॉन मार्शल थे और खुदाई का काम चालू था। आप लोग इतना अच्छे से समझ गए। उसके बाद है सिंधु घाटी सभ्यता में खोज समझ गए। उसके बाद है काल है। तो काल में पहला है कि जॉन मार्शल का अनुसार 3250 से 2750 BC तक, यानी जॉन मार्शल ने कहा था कि सिंधु घाटी सभ्यता 3250 से लेके 2750 BC तक रहा। उसके बाद दूसरा था C14 पद्धति के अनुसार। पहले जॉन मार्शल ने कहा कि 3250 से लेकर 2750 BC तक रहा। उसके बाद C14 पद्धति के अनुसार 2300 से 1750 BC तक रहा। C14 पद्धति के अनुसार आप लोग इतना समझ गए। इसके बाद है कि विदेशी मत के अनुसार चार्ल्स और व्हीलर सुमेरियन सभ्यता से आए थे। विदेशी मत के अनुसार चार्ल्स और व्हीलर सुमेरियन सभ्यता से आए थे। इतना आप लोग समझ गए अच्छे से। उसके बाद है कि स्थानीयत मत ये लोग द्रविड़ जाति राखल दास बनर्जी के और लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार आए थे। यानी स्थानीय मत जो थे वो लोग राखल दास बनर्जी के अनुसार और लक्ष्मण स्वरूप के अनुसार आए थे। आप लोग इतना समझ गए कि सिंधु घाटी सभ्यता विश्व के 4 प्राचीनतम सभ्यता में से एक है।
इनके खोज के क्रम समझ गए कि चार्ल्स मेसन 1826 में पाक भ्रमण के दौरान एक पुस्तक लिखा जिसका नाम नैरेटिव ऑफ जर्नी था। उसके बाद है कि बॉटन बधू 1856 में कराची से लेकर लाहौर तक रेलवे लाइन बना रहा था। उसके बाद था कि अलेक्जेंडर कनिंघम 1853 से 1856 तक बहुत बार हड़प्पा का भ्रमण किया। उसके बाद था 1921 भारतीय पुरातत्व विभाग का गठन किया गया था, अध्यक्ष जॉन मार्शल थे और खुदाई का काम चालू था। तो ये तो खोज का क्रम रहा। चलिए हम इससे आगे देखते हैं। काल पढ़ रहे थे, काल के बारे में आप लोग समझ गए अच्छे से। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इसके विशेषता, क्षेत्रफल, इन सब के बारे में। तो आइए देखते हैं आगे। अब हम लोग विशेषता के बारे में जानते हैं। चलिए, विशेषता में कि यह भारत की पहली नागरिक सभ्यता थी। यह भारत की पहली नागरिक सभ्यता थी। यह आदि ऐतिहासिक काल की सभ्यता थी। यह काश युगीन सभ्यता भी थी, यानी कि यह भारत की पहली नागरिक सभ्यता थी। भारत की पहली नागरिक सभ्यता थी सिंधु घाटी सभ्यता। और यह आदि ऐतिहासिक काल का भी सभ्यता थी। आदि ऐतिहासिक काल था, उनका भी सभ्यता थी। और यह काश युगीन सभ्यता भी थे। काश युगीन सभ्यता भी थे। यहाँ के लोग शांति प्रिय हुआ करते थे। यहाँ के लोग शांति प्रिय हुआ करते थे। शांति प्रिय हुआ करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के सड़कें, सिंधु घाटी सभ्यता जिस समय में चल रहा था, उस समय की सड़कें सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। समकोण पे सिंधु घाटी की सड़कें सीधी होती थी और एक दूसरे को समकोण पे काटती थी। समकोण पे, आप लोग समझ गए। समकोण 90 डिग्री पे, समकोण पे काटती थी। उसके बाद है कि विस्तार, सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार। तो विस्तार के बारे में हम लोग जानते हैं। तो सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व में आलमगीर यूपी हिंडन नदी तक था। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार पूर्व में आलमगीर यूपी उत्तर प्रदेश हिंडन नदी तक था। और पश्चिमी में सूत कांगेडोर बलूचिस्तान डाक्स नदी तक था। डास्क नदी तक। पूर्व में आलमगीर यूपी उत्तर प्रदेश हिंडन नदी तक, और पश्चिम में सूत कांगेडोर बलूचिस्तान डास्क नदी तक। आप लोग पूर्व पश्चिम विस्तार के बारे में समझ गए। अब है उत्तर में। तो उत्तर में मादा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी तक। उत्तर में मादा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी तक। और दक्षिण में दाइमाबाद मध्य प्रदेश गोदावरी नदी तक। आप लोग इतना समझ गए कि पूर्व में आलमगीर उत्तर प्रदेश हिंडन नदी तक, पश्चिम में सूत कांगेडोर बलूचिस्तान डास्क नदी तक, उत्तर में मादा जम्मू कश्मीर चिनाब नदी तक, और दक्षिण में दाइमाबाद एमपी गोदावरी नदी तक। इतना आप लोग अच्छा समझ गए। उसके बाद है कि पूर्व से पश्चिम तक कितना विस्तार था इसका, यानी 1600 किलोमीटर था। पूर्व से पश्चिम तक 1600 किलोमीटर, यानी सिंधु घाटी सभ्यता का जो विस्तार था वो पूर्व से पश्चिम तक जो मापा गया तो 1600 किलोमीटर था। और यहीं उत्तर से दक्षिण तक जो मापा गया तो 1400 किलोमीटर था। आप लोग समझ गए कि 1600 किलोमीटर पूर्व से पश्चिम तक और 1400 किलोमीटर उत्तर से दक्षिण तक। इतना आप लोग अच्छे से समझ गए विस्तार के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार कहाँ से कहाँ तक था समझ गए अच्छे से। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। उसके बाद एक नोट है, इम्पोर्टेंट नोट, कि इसका 2 स्थल अफगानिस्तान में पड़ता है। सिंधु घाटी सभ्यता का 2 स्थल अफगानिस्तान में भी है। आप लोग इतना समझ गए हैं। तो चलिए हम इससे आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का राजनीतिक जीवन। तो आइए हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता की राजनीतिक जीवन के बारे में देखते हैं। अब हम लोग सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में जानेंगे। आइए सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में जानते हैं। तो इसमें अस्त्र शस्त्र का अभाव था। सिंधु घाटी सभ्यता में अस्त्र शस्त्र का अभाव था। इन लोगों का युद्ध पे ध्यान नहीं था। ये लोग वाणिज्य पर फोकस करता था।
वैसे तो इनमें अस्त्र शस्त्र का अभाव था ही, फिर भी ये लोग युद्ध पे ध्यान नहीं देता था और वाणिज्य पर फोकस करता था। उसके बाद है कि राजनीतिक संगठन का अभाव था। राजनीतिक संगठन का भी अभाव था, कोई राजनीतिक का संगठन करने वाला नहीं था। आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन के बारे में समझ गए कि अस्त्र शस्त्र का अभाव था, इन लोगों के युद्ध पे ध्यान नहीं था, वाणिज्य पे फोकस था, कोई संगठन करने वाला नहीं था राजनीतिक जीवन का। उसके बाद है सामाजिक जीवन। सामाजिक जीवन, यहाँ के लोग मात्र सत्तात्मक थे, ये लोग शांति प्रिय थे, मात्र सत्तात्मक थे, शांति प्रिय थे। ये लोग शाकाहारी और मांसाहारी दोनों खाते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो शाकाहारी और मांसाहारी दोनों थे। यहाँ पुरुष और महिला दोनों आभूषण पहना करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता में पुरुष भी आभूषण पहनते थे और महिला भी पहनती थी। मनोरंजन के लिए ये लोग पासा खेलते थे, पशुओं की लड़ाई करवाते थे, नृत्य करते थे। नृत्य यानी नाच जिसे कहते हैं, डांस। तो ये लोग मनोरंजन के लिए पासा, पशुओं की लड़ाई, नृत्य, ये सब करते थे। आप लोग सामाजिक जीवन के बारे में समझ गए, सिंधु घाटी का राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था। अब है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में यहाँ से मंदिर का प्रमाण नहीं मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर का प्रमाण नहीं मिला था। पक्की मिट्टी का स्त्री मूर्ति प्राप्त हुआ था। सिंधु घाटी सभ्यता से मंदिर का प्रमाण नहीं मिला, लेकिन पक्की मिट्टी का एक स्त्री मूर्ति प्राप्त हुआ। ये लोग मातृ देवी की उपासना करते थे, मातृ देवी की। वो जो पक्की मिट्टी का स्त्री मूर्ति प्राप्त हुआ था, उन्हें ये लोग मातृ देवी समझ के उनका उपासना करती थी, उन्हीं का उपासना करती थी। ये लोग धरती को, ये जो धरती है जिस पे हम लोग रहते हैं, जिसे पृथ्वी कहते हैं, अर्थ, धरती, इसको उर्वरता की देवी मानते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के लोग धरती को उर्वरता की देवी मानते थे, उर्वरता की देवी। ये लोग पक्षी में फाख्ता और पशुओं में कुबरा वाला बैल का पूजा करते थे। पक्षी में फाख्ता नाम का पक्षी था सिंधु घाटी सभ्यता में, और पशुओं में कुबरा वाला बैल, इन दोनों का पूजा करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के धार्मिक जीवन के बारे में आप लोग जान रहे हैं। आप लोग इतना जान गए कि ये लोग पक्षी में फाख्ता और पशुओं में कुबरा वाला बैल की पूजा करते थे। इसके बाद है कि यहाँ से वृक्ष पूजा का प्रमाण मिला था। यहाँ से वृक्ष पूजा का भी प्रमाण मिला था। इनका मतलब ये लोग वृक्ष पूजा भी करते थे, वृक्ष पूजा। यहाँ से वृक्ष पूजा का प्रमाण मिला था। और एक बात और है कि यहाँ पे आदमी का जब मृत्यु होता था, यानी जब सिंधु घाटी सभ्यता के मनुष्य का मृत्यु होता था, पतन होता था, तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता में दफनाया जाता था, दफनाया जाता था। कहीं कहीं पे 50%, 60% तो दफनाया ही जाता था, अधिकतर मात्रा में दफनाया जाता था। लेकिन कहीं कहीं पे जलाया भी जाता था, और कहीं कहीं पे आशिक समाधि दिखाई दिया था। आशिक समाधि मिला था। आशिक समाधि का मतलब आधा जला के फेंक दिया हुआ, यानी 60% इसमें दफनाया जाता था। उसके बाद कहीं कहीं पे जलाया भी जाता था, और कहीं कहीं पे आधा जला के फेंक दिया था, वो मिला था, आधा जला के फेंका हुआ मिला था। आप लोग समझ गए, उसे ही कहते हैं आशिक समाधि, यानी आधा जला के फेंका हुआ। आशिक समाधि, आधा जला के छोड़ देना, आशिक समाधि। आप लोग समझ गए इतना। सिंधु घाटी सभ्यता के राजनीतिक जीवन कैसा था, सामाजिक जीवन कैसा था, धार्मिक जीवन कैसा था। तो चलिए हम लोग इससे आगे देखते हैं। आइए अब हम लोग आर्थिक जीवन के बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन। इससे पहले राजनीतिक जीवन, धार्मिक जीवन, सामाजिक जीवन, इन सब के बारे में आप लोग समझ गए। अब है आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन में है कि इन लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि, पशुपालन, उद्योग था। इन लोगों का, सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे, उनका
व्यवसाय कृषि, पशुपालन, उद्योग था। ये लोग कुदाली का प्रयोग करते थे। ये लोग कुदाली का प्रयोग करते थे। ये लोग जब व्यवसाय में कृषि करते थे, यानी कोई चीज उपजाते थे, तो ये लोग कुदाली का प्रयोग करते थे। इनके समय में कुदाली का प्रयोग किया जाता था। आप लोग इतना समझ गए। उसके बाद एक नोट है कि कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था। काले रंग की चूड़ियां मिला था। कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, काले रंग की चूड़ियां मिला। आप लोग इतना समझ गए। उसके बाद इनका मुख्य खदान गेहूं और जौ था। मुख्य खदान गेहूं और जौ था। इनका मुख्य खदान था गेहूं और जौ। चलिए थोड़ा जानते हैं। आइए, इनका मुख्य खदान गेहूं और जौ था। आप लोग इतना समझ गए। इसके बाद है, ये लोग सबसे पहले कपास उबाजने का श्रेय आईबीसी से को मिलता है। यानी कपास उबजने का श्रेय सबसे पहले आईबीसी को मिलता है। आईबीसी को। आप लोग इतना समझ गए। उसके बाद है, नहर का प्रमाण नहीं मिला था और व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पे चलता था। नहर का प्रमाण नहीं मिला था, व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली, यानी कोई वस्तु दे करके मुझसे कोई वस्तु लेता था। इसे ही कहते हैं वस्तु विनिमय प्रणाली। यानी कि कोई सामान उसने दिया, कोई सामान उसने दिया और मुझसे कुछ लिया, मुझसे कुछ लिया, उसे ही वस्तु विनिमय प्रणाली कहते थे। तो व्यापार वस्तु विनिमय प्रणाली पे चलता था, आधारित था। ये लोग ईरान, बहरीन, मिस्र इत्यादि से व्यापार करते थे। यानी इराक, ईरान, बहरीन, मिस्र, इन सबों से ये लोग व्यापार करते थे। उसके बाद एक इम्पोर्टेंट नोट है कि लाज वर्ण मणि बंद, यानी लाज वर्ण मणि बंद खासा, कहता है कि लाज वर्ण मणि बंद खासा अफगानिस्तान से इसका व्यापार करते थे। यानी लाज वर्ण और मणि बंद खासा का व्यापार अफगानिस्तान से करते थे। आप लोग इतना समझ गए। और इंद्रगोप मणि का व्यापार भरूच गुजरात से करते थे। सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो इंद्रगोप मणि का व्यापार भरूच गुजरात से करते थे और लाज वर्ण मणिबंद खासा अफगानिस्तान से व्यापार करते थे इनका। उसके बाद है कि शहर को दो भागों में विभाजित किया गया था। शहर दो भागों में विभाजित होता था। शहर दो भागों में विभाजित होता था, लेकिन गुजरात का धौलावीरा तीन भागों में विभाजित होता था। सिंधु घाटी सभ्यता में शहर दो भागों में विभाजित होता था, लेकिन गुजरात का धौलावीरा तीन भागों में विभाजित होता था। आप लोग इतना समझ गए। यहाँ पर मकान पक्का और कच्चा दोनों ईंट का बना होता था। यहाँ पर सिंधु घाटी सभ्यता में जो मकान बना होता था वो कच्चा ईंट का भी बना होता था और पक्का ईंट का भी बना होता था। और ईंट का आकार 4:2:1 का होता था। यानी 4:2:1 का ईंट का आकार होता था। आप लोग समझ गए। उसके बाद है कि सिंधु घाटी सभ्यता में दरवाजे अंदर की तरफ खुलता था। सिंधु घाटी सभ्यता में दरवाजे अंदर की तरफ खुलता था। अभी भी दरवाजे अंदर की तरफ खुल रहा है और कहीं कहीं पे बाहर भी खुलता है अब तो, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता में दरवाजे अंदर की तरफ खुलता था। शौचालय आधुनिक शौचालय की तरह थे। सिंधु घाटी सभ्यता में शौचालय आधुनिक शौचालय की तरह थे। हर घर से कुआं की प्राप्ति हुआ। सिंधु घाटी सभ्यता में हर घर से कुआं की प्राप्ति हुआ था। हर घर में कुआं मिला था। उसके बाद है कि धौलावीरा से गुजरात का जो धौलावीरा है, जिनको तीन भागों में विभाजित होता था, वही धौलावीरा से लकड़ी का नाली प्राप्त हुआ। लकड़ी का नाली
धौलावीरा से लकड़ी का नाली प्राप्त हुआ था सिंधु घाटी सभ्यता में, और हर घर से कुआं की प्राप्ति हुआ था। तो आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता का आर्थिक जीवन के बारे में अच्छे से समझ गए। आर्थिक जीवन नोट भी एक दिया था कि लाजबर्न मणिबंध खासा अफगानिस्तान से इनका व्यापार करते थे और इंद्रगोप मणि का व्यापार भरूच गुजरात से करते थे। तो आप लोग इतना समझ गए। इससे पहले एक नोट था कि कालीबंगा से जुते हुए खेत का साक्ष मिला था, काले रंग की चूड़ियाँ मिला था। तो चलिए इसके बाद हम लोग कुछ खोजकर्ता, नदी विशेषता है, इन सब के बारे में जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता में। अब सिंधु घाटी की कुछ महत्वपूर्ण स्थल है, 10 महत्वपूर्ण स्थल है, नदी विशेषता, खोजकर्ता, इन सब के बारे में हम लोग जानते हैं। तो आइए, सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा के बारे में जानते हैं। दूसरा है मोहनजोदड़ो, लोथल, चनहुद्रो, रोपर, कालीबंगा, राखीगढ़ी, बनवाली और रंगपुर सुरकोतदा। तो आइए इन 10 स्थल, यहाँ का नदी, खोजकर्ता, विशेषता, इन सब के बारे में जानते हैं। तो आइए, सबसे पहला स्थल है हड़प्पा। हड़प्पा ये रावी नदी के किनारे, ये रावी नदी के पास है, रावी नदी, यानी हड़प्पा रावी नदी। खोजकर्ता है इनकी दयाराम सहनी, दयाराम सहनी। यानी हड़प्पा रावी नदी, सिंधु घाटी सभ्यता में जो स्थल है पहला हड़प्पा, वो रावी नदी के पास है। हड़प्पा के पास रावी नदी है और इनके खोजकर्ता दयाराम सहनी हैं। यहाँ से विशेषता में है कि यहाँ से अन्य भंडार R37 का कब्रिस्तान, R37 का कब्रिस्तान और कांस्य दर्पण मिला। यानी कि हड़प्पा पहला स्थल है रावी नदी के पास, जिनके खोजकर्ता दयाराम सहनी हैं। यहाँ से अन्य भंडार R37 का कब्रिस्तान, R37 का कब्रिस्तान और कांस्य दर्पण मिला। यानी R37 का कब्रिस्तान और कांस्य दर्पण मिला। कब्रिस्तान वो जिसमें अभी मुसलमान लोग मरते हैं तो उनको दफनाया जाता है, तो कब्रिस्तान में ले जाके वही कब्रिस्तान। तो R37 का कब्रिस्तान और कांस्य दर्पण मिला था। दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो नदी सिंधु, मोहनजोदड़ो नदी सिंधु और खोज करता है राखलदास बनर्जी, राखलदास बनर्जी। यानी दूसरा स्थल है मोहनजोदड़ो, नदी है सिंधु, खोज करता राखलदास बनर्जी। और यहाँ से स्नानागार, पुरोहित की मूर्ति, महाविद्यालय, कांस्य मूर्ति, ये 4 चीज मिले। यानी सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरा स्थल मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के पास जो है खोजकर्ता राखलदास बनर्जी हैं। यहाँ से स्नानागार, पुरोहित की मूर्ति, महाविद्यालय, कांस्य मूर्ति मिला है। तीसरा स्थल है लोथल। आइए हम लोग लोथल के बारे में बात करते हैं। तो लोथल भोगवा नदी के पास है, भोगवा नदी। इसके खोजकर्ता रंगनाथ राव जी हैं, इनके खोजकर्ता रंगनाथ राव जी हैं। और यहाँ से जहाजी मालघाट, अग्निकुंड, हाथी दांत, चावल, 3 युगल समाधि, इन 5 चीज मिला है। यानी सिंधु घाटी सभ्यता का तीसरा स्थल लोथल, लोथल नदी भोगवा, खोजकर्ता रंगनाथ राव। यहाँ से जहाजी मालघाट, अग्निकुंड, हाथी दांत, चावल, 3 युगल समाधि, इन ये चीज मिला, ये सब मिला। उसके बाद है चनहुद्रो। चनहुद्रो, आइए सिंधु घाटी सभ्यता के चौथा स्थल चनहुद्रो के बारे में जानते हैं। आप लोग 3 स्थल हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, इन 3 के बारे में जान गए। तो आइए चनहुद्रो के बारे में जानते हैं। चौथा स्थल है चनहुद्रो। ये सिंधु नदी के किनारे हैं, ये सिंधु नदी के किनारे हैं। इनके खोजकर्ता माइके प्लस मजूमदार हैं, इनके खोजकर्ता माइके प्लस मजूमदार है। यहाँ से मन का कारखाना मिला, सौंदर्य का सामान मिला। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो चौथा स्थल है चनहुद्रो, सिंधु नदी के पास,
इनके खोजकर्ता माइके प्लस मजूमदार है। यहाँ से मन का कारखाना और सौंदर्य का सामान मिला। आप लोग इतना अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद है पांचवा स्थल रोपर। रोपर आप लोग सुने होंगे रोपर के बारे में। सिंधु घाटी का पांचवा स्थल रोपर, जो सतलज नदी के पास है, जो सतलज नदी, इनके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। रोपर सतलज नदी के किनारे है, इनके खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। यहाँ से तांबा का कुल्हाड़ी मिला। रोपर से तांबा का कुल्हाड़ी मिला और खोजकर्ता यज्ञदत्त शर्मा है। आप लोग इतना जान गए। इसके बाद है छठा कालीबंगा। कालीबंगा नदी घग्घर, घग्घर नदी के पास कालीबंगा स्थित है। ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है। कालीबंगा घग्घर नदी ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला। यहाँ से चूड़ियाँ और भूकंप का साक्ष्य मिला। यानी कि सिंधु घाटी सभ्यता का जो छठा स्थल है कालीबंगा घग्घर नदी के किनारे, ये हनुमानगढ़ राजस्थान में है। यहाँ से जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला, चूड़िया का साक्ष्य मिला, भूकंप का साक्ष्य मिला। आप लोग इतना समझ गए। उसके बाद सातवां स्थल है राखीगढ़ी। राखीगढ़ी घग्घर नदी के पास, घग्घर नदी के पास, राखीगढ़ी घग्घर नदी के पास। ये भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। राखीगढ़ी भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। ये घग्घर नदी के पास है राखीगढ़ी। ये भारत में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। यहाँ से तांबा का उपकरण मिला। यहाँ से तांबा का उपकरण मिला। इनसे पहले कालीबंगा से चूड़िया का साक्ष्य मिला था, भूकंप का साक्ष्य मिला था, जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला था और रोपर से तांबा का कुल्हाड़ी मिला था। लेकिन यहाँ राखीगढ़ी से तांबा का उपकरण मिला, तांबा का उपकरण। चलिए आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता के 7 स्थल के बारे में समझ गए। इसके बाद है 8वां बनवाली। आइए हम लोग बनवाली के बारे में जानते हैं। तो बनवाली सरस्वती नदी के पास है। बनवाली सरस्वती नदी के पास है। ये हरियाणा में है। ये हरियाणा में है। यानी बनवाली सरस्वती नदी ये हरियाणा में है। यहाँ से मिट्टी का हल मिला। बनवाली से सिंधु घाटी सभ्यता के 8वां स्थल बनवाली, जो सरस्वती नदी के पास है, ये यहाँ से मिट्टी का हल मिला। यहाँ से मिट्टी का हल मिला। आइए आप लोग 8 स्थल के बारे में समझ गए। अब है 9वां स्थल रंगपुर। रंगपुर, रंगपुर भादर नदी के किनारे, भादर नदी के किनारे, यानी रंगपुर भादर नदी के किनारे। यहाँ से धान का भूसा मिला, धान का भूसी मिला। यानी 9वां स्थल जो है सिंधु घाटी सभ्यता का रंगपुर भादर नदी के किनारे, यहाँ से धान का भूसी मिला, धान का। उसके बाद है 10वां है सुरकोतदा। सुरकोतदा सरस्वती नदी के किनारे है। ये सुरकोतदा सिंधु घाटी सभ्यता का 10वां स्थल सुरकोतदा सरस्वती नदी के किनारे। यहाँ से कलश, सौधान, घोड़े की हड्डी और तराजू मिला। कलश, सौधान, घोड़े की हड्डी और तराजू मिला। यानी सिंधु घाटी के 10वां स्थल सुरकोतदा सरस्वती नदी के पास जो है, यहाँ से कलश, सौधान, घोड़े की हड्डी और तराजू मिला। आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता के 10 स्थल के बारे में जान गए। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा तो ले लीजिए। सिंधु घाटी सभ्यता का 10 स्थल है, नदी है, खोजकर्ता है, विशेषता है, इन सब के बारे में आप लोग अच्छे से समझ गए। अब सिंधु घाटी सभ्यता खत्म होने वाला है, 10 मिनट और चलेगा। इसके बाद ये सिंधु घाटी सभ्यता का खत्म होगा। तो चलिए आप लोग इतना समझ गए तो देखते हैं इससे आगे। अब हम लोग एक इम्पोर्टेंट नोट के बारे में जानेंगे। इम्पोर्टेंट नोट है एक नोट में कहता है कि ये लोग नाग पूजा करते थे, ये स्वास्तिक चिन्ह का पूजा करते थे,
ये लोग पशुपतिनाथ और लिंग यानी का भी पूजा करते थे। नोट कहता है कि ये लोग नाग पूजा करते थे, स्वास्तिक चिन्ह का पूजा भी करते थे और पशुपतिनाथ का भी पूजा करते थे और लिंग योनि का भी पूजा करते थे। आप लोग समझ गए नोट के बारे में कि ये लोग नाग पूजा करते थे, स्वास्तिक चिन्ह का पूजा भी करते थे, पशुपतिनाथ का पूजा करते थे और लिंग योनि का भी पूजा करते थे। आप लोग इतना समझ गए। उसके बाद है कि ये लोग सूती वस्त्र और हाथी दांत का और लकड़ी का निर्यात करते थे। यानी ये लोग सूती वस्त्र, हाथी के दांत और लकड़ी का निर्यात करते थे। यानी सूती वस्त्र, हाथी का दांत और लकड़ी, इन तीन चीज का निर्यात करते थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। उसके बाद है कि ये लोग चांदी का आयात करते थे। ये लोग चांदी का आयात करते थे और चांदी इराक से मंगाते थे। इराक से ये लोग चांदी का आयात करते थे, चांदी का आयात और करते थे। चांदी ये लोग इराक से मंगाते थे। आप लोग समझ गए कि ये लोग चांदी कहाँ से मंगाते थे। ये लोग चांदी का आयात करते थे और चांदी ये लोग इराक से मंगाते थे। इसके बाद है कि ये लोग टीन अफगानिस्तान से मंगाते थे। ये लोग जो टीन मंगाते थे, टीन, वो अफगानिस्तान से मंगाते थे। और मेसोपोटेमियम से लाजवर्ण मंगाते थे। ये लोग सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मेसोपोटेमियम से लाजवर्ण मंगाते थे। लाजवर्ण मंगाते थे मेसोपोटेमियम से। उसके बाद है कि रंगपूरा से चावल का साक्ष्य मिला था। सिंधु घाटी सभ्यता में रंगपूरा से चावल का साक्ष्य मिला था। रंगपूरा से चावल का साक्ष्य मिला था। उसके बाद है कि सोरतकोई और मुंडीकार अफगानिस्तान का दो स्थल है। इससे पहले आप लोग को हम बताए थे कि सिंधु घाटी सभ्यता का दो स्थल अफगानिस्तान में है। वो यही एक सोरतकोई और मुंडीकार, ये दोनों सिंधु घाटी सभ्यता का अफगानिस्तान में जो दो स्थल है वही है। सोरतकोई पहला और दूसरा मुंडीकार, ये दोनों अफगानिस्तान का दो स्थल है। उसके बाद है, अब हम लोग जानेंगे सिंधु घाटी के पतन के बारे में। सिंधु घाटी सभ्यता का जो पतन हुआ था, इनके बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन, तो सबसे पहला है कि माइके और जॉन मार्शल के अनुसार बाढ़। यानी जब पतन हुआ तो माइके और जॉन मार्शल के अनुसार बाढ़। दूसरा है चार्ल्स और व्हीलर के अनुसार विदेशी आक्रमण। जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो चार्ल्स और व्हीलर के अनुसार विदेशी आक्रमण किया गया। और तीसरा है कि फेयर परिस्थिति की असंतुलन। जब सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ तो उस समय फेयर परिस्थिति का असंतुलन रहा। इन तीन कारण से सिंधु घाटी सभ्यता का पतन हुआ। आप लोग समझ गए कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कैसे हुआ। कि पहला माइके और जॉन मार्शल के अनुसार बाढ़। दूसरा चार्ल्स और व्हीलर के अनुसार विदेशी आक्रमण। और तीसरा फेयर परिस्थिति की असंतुलन। तो आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अच्छे से समझ गए। कोई डाउट है तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं कि ये डाउट है, इनके बारे में नहीं समझे, तो हम फिर से सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए आज सिंधु घाटी सभ्यता अब खत्म हुआ। आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अच्छे से पढ़ लिए, अच्छे से जान गए। तो आशा करते हैं कि आप लोग सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए आज के लिए इतना तक ही। सिंधु घाटी सभ्यता का खत्म हुआ। इसके बाद हम लोग हिस्ट्री में इससे आगे पढ़ेंगे, वैदिक सभ्यता पढ़ेंगे, मगध पढ़ेंगे, अशोक पढ़ेंगे, सम्राट पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चलिए आज सिंधु घाटी सभ्यता का खत्म हुआ।